अनुज पूछ रहे हैं कि क्या होश, इन्होंने जो शब्द यूज करा है वो अटेंशन है, क्या होश सत्य तक पहुंचने का एक रास्ता मात्र है? इज इट अ मीन्स टू एन एंड, या फिर होश ही सत्य है? होश माने क्या? किस होश की बात कर रहे हो? ये सब होश नहीं है। होश का मतलब है कि होश के रहते हुए भी तुम होश से अछूते रहो, तब तो होशमंद हो। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मस्तिष्क उन सभी गतिविधियों में लिप्त है जिन्हें कहा जाता है कॉन्शियस एक्टिविटीज, चैतन्य गतिविधियां। चेतना का पूरा वृत्त घूम रहा है। कोई तुम्हें दूर से देखे तो कहे कि तुम होश में ही हो। क्यों हो होश में? क्योंकि चल रहे हो और सामने अगर कुर्सी आ गई तो तुम कुर्सी को बचाकर निकल जा रहे हो। क्यों हो होश में? क्योंकि तुम लिफ्ट के सामने खड़े हो तो जानते हो कि बटन दबाऊंगा तो लिफ्ट आएगी और फिर जरा प्रतीक्षा करूंगा दरवाजा खुलने की, फिर प्रवेश करूंगा, फिर चला जाऊंगा। तो कोई दूसरा देख रहा है तो बिल्कुल कहेगा कि तुम होश में हो। दूसरे ने कैसे जाना कि तुम होश में हो? उसने तुम्हारी चाल को देखा, उसने कुर्सी के साथ तुम्हारे रिश्ते को देखा, और उसने लिफ्ट के साथ तुम्हारे रिश्ते को देखा। ठीक? उसने ये सब देखा, उसने कहा तुम होश में हो। बिल्कुल होश में हो। भीतर तुम्हारे कुछ है जिसका ताल्लुक न लिफ्ट से है न कुर्सी से है। तुम ये भी कह सकते हो कि भीतर तुम मदमस्त हो। मद माने समझते हो? खुमारी, नशा। भीतर तुम नशे में हो। अगर दुनिया के प्रति तुम्हारे आचरण को देखा जाएगा, कुर्सी के प्रति तुम्हारे व्यवहार को देखा जाएगा, तो बिल्कुल यही कहा जाएगा कि तुम होश में हो। क्योंकि तुमने ये नहीं करा कि कुर्सी सामने आई और तुम शराबी की तरह लड़खड़ा के उसी पे गिर पड़े। तुमने ये तो करा नहीं। बाहर बाहर तुम वो सारे लक्षण प्रदर्शित कर रहे हो जो किसी होशमंद के होते हैं। तुम्हें पानी चाहिए तो तुम कह रहे हो मुझे पानी दो, और जब पानी तुम्हारे पास लाया जाता है तुम उसे मुंह में ही डालते हो, कान में नहीं डालते। तुम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे ये जरा भी आशंका हो कि तुम नशे में हो या बेहोश हो। बाहर बाहर बिल्कुल होश का ही खेल चल रहा है। भीतर निर्लिप्तता चाहिए, तब होश है। अब तुम्हें शायद अचंभा होगा, तुम कहोगे कि ये तो ठीक है कि बाहर होश का खेल चल रहा है, आपने ये शर्त क्यों जोड़ी कि भीतर निर्लिप्तता चाहिए? मैंने ये शर्त इसलिए जोड़ी क्योंकि बाहर बाहर तुम होश के जितने लक्षण प्रदर्शित करोगे, विज्ञान अब वहां पहुंच गया है कि वो लक्षण मशीन भी प्रदर्शित कर सकती है। ऐसी तमाम मशीनें हैं जो बिल्कुल वैसा ही आचरण करें जैसा तुम करते हो, जैसा कोई भी होशमंद आदमी करता है। होश में तुम जो जो कुछ कर सकते हो वो सब काम मशीनें करती हैं। जानते हो मशीनें आ गई हैं जो सर्जरी भी कर सकती हैं। और वो मशीनें बहुत सारे चिकित्सकों से ज्यादा अच्छी सर्जरी कर देती हैं। तो आचरण के तल पे होश के जितने लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण एक मशीन भी दर्शा देगी। मशीन के पास वो नहीं होगा जिसको मैंने दूसरी शर्त में रखा है। मैंने कहा भीतर होनी चाहिए खुमारी, तब हुआ असली होश। अगर तुम्हारा होश बस इतना ही है कि शर्मा जी ने कहा राम राम और तुमने भी कहा राम राम, तो ये कोई होश नहीं है, ये काम मशीन भी कर देगी। हटाओ। तुम्हारा होश बस इतना ही है कि 80 रुपए का सौदा लिया, 100 रुपए का नोट दिया और फिर प्रतीक्षा कर रहे हो कि 20 वापस आएगा, तो ये कोई होश नहीं है, ये काम मशीन भी कर देगी। जो दूसरी चीज है वो है तो होश है। तो अब बात थोड़ी
विरोधाभासी हो गई है। होश तब है जब बेहोशी है। और बाहर भी बेटा तुम पूरे होशमंद तभी रहोगे जब भीतर से बेहोश हो। बाहर होश का लक्षण होता है गति, है ना। बाहर होश का लक्षण होता है वस्तुओं की प्रतिभिज्ञा। तुम चले जा रहे हो, तुम्हें कुर्सी दिख रही है तो तुम होशमंद हो। कुर्सी का संज्ञान लिया ना, तुमने कुर्सी को रिकॉग्नाइज किया, कुर्सी तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हारे रडार पर कुर्सी उभरी, तो कहा जाएगा कि तुम होशमंद हो। भीतर कुछ होना चाहिए जो किसी चीज का संज्ञान न ले, वहां कुछ पता ही ना लगता हो। और अगर भीतर बहुत सारी चीजों का पता लगना शुरू हो गया तो फिर तुम विचारों में गुम हो जाओगे और कुर्सी से भी अटक के गिरोगे। देखा है ना लोगों को, चले जा रहे हैं और भीतर चल रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पता ही नहीं चला, सामने गड्ढा आ गया, भड़बड़ा के गिरे। बाहर के होश के लिए भी भीतर की बेहोशी चाहिए। और जब मैं कह रहा हूं बाहर, तो मेरा आशय सिर्फ हाथ पांव से नहीं है, मेरा आशय मस्तिष्क से है। मेरे व्याकरण में शरीर और मस्तिष्क एक हैं, पांव और मस्तिष्क एक हैं। ये गति करते रहें, तुम गति मत करने लगना। किस्सा फिर मैं पे पहुंच रहा है, देख रहे हो ना। होश का काम किसका है? प्रकृति का है। आत्मा होशमंद नहीं होती। तुम होशमंद मत हो जाना। मस्तिष्क हजार चीजों का संज्ञान ले, तुम किसी चीज का संज्ञान मत लेना। तुम्हारे लिए कुछ भी इतना कीमती नहीं होना चाहिए कि तुम उसका जिक्र कर बैठो। जबान पर 50 चीजों का जिक्र आता रहे, तुम्हारे लिए कुछ इतना कीमती नहीं होना चाहिए कि तुम्हें उसका नाम भी पता चल जाए। कुर्सी दिख रही है सामने, आंखें कुर्सी को देख रही हैं और मस्तिष्क कह रहा है इसका नाम है कुर्सी। तुम वो हो जिसे नाम भी ना पता हो उस सामने वाली वस्तु का, वो देख भी नहीं रहा है। जैसे कि कोई राजा चला जा रहा हो लाखों प्रजा के बीच में, उसे किसी का नाम पता, कुछ पता होता है क्या? तुम इतने बड़े हो, अब कुर्सी सामने आ गई है, तुम कहते फिरोगे क्या कि इस वस्तु का नाम कुर्सी है? बोलो। अभी यहां से वापस लौटोगे, रास्ते में कितने कंकड़ पत्थर हैं, तुम्हें सबका नाम पता होता है? क्यों नहीं पता होता? क्योंकि वो अदनी चीजें हैं, तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता होने की जरूरत नहीं। तुम वो हो जिसे कुछ जरूरत नहीं किसी के बारे में भी पता करने की, जिसे कुछ जरूरत नहीं कुछ भी याद रखने की। हम मस्तिष्क के पास स्मृतियां हैं, वो अपना याद रख ले, जितनी आवश्यकता हो तू याद रख। हम कुछ नहीं याद रखते। याद है तो है, याद नहीं है तो नहीं है। किसको याद है? मस्तिष्क को। रख तू याद। हमने नहीं फरमान भेजा है कि फलानी चीज हमारे लिए बड़ी कीमती है, बेटा याद रखना। कुछ नहीं कीमती है। कुछ याद रह गया तो रह गया, भूल गया तो भूल गया। और जानते हो ऐसे में क्या होता है? फिर बस वही याद रहता है जो रहना चाहिए, और वो भूल जाते हो जो भूल ही जाना चाहिए। अन्यथा सड़ी गली चीजें सब याद रख लेते हो। और अहम की प्रवृत्ति ये होती है कि जितना माल सड़ा गला हो उसे उतना ज्यादा याद रखता है। समझ रहे हो बात को? होश की दो शर्तें बोली। बाहर प्रकृतिस्थ, कुर्सी दिख रही है। किसको दिख रही है? कुर्सी भी प्रकृति और आंखें भी प्रकृति को प्रकृति दिख रही। बाहर प्रकृतिस्थ, भीतर समाधिस्थ। उसी समाधि को मैं कह रहा हूं एक पवित्र बेहोशी। जैसा आपने उदाहरण दिया कि अगर आप
अकेले रहते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, या आपके पीछे पूरा जो भी पीछे है साजिश कर रहा है, तो क्या ये बुरी बात है आगे, मतलब चाहना है कि हम फर्स्ट आए? और दूसरा प्रश्न है, अगर आपने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई ये कहता है आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए आप मेरे को कहता है आप ओवरवेट हो, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा तो इसका मतलब कि मैं बेटर नहीं बनना चाहता। अगर मान लीजिए मुझे भी गलत लगता है कि हाँ मैं ओवरवेट हूँ, बट मैं बोलूँ हाँ मैं ठीक है, तो फिर मैं बेटर क्यों बनूंगा अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा? बेटा आप ओवरवेट हो ही इसीलिए क्योंकि आप बेटर होना चाहते हो। तुमने जंगल में कुछ भी ओवरवेट देखा है क्या? पहले ये तो समझो कि तुमने इतना वजन इकट्ठा कैसे किया। तुमने इतना वजन इकट्ठा ही किया अपने आप को शरीर के साथ जोड़ जोड़ के। अपने आप को तुमने शरीर के साथ जोड़ा, और जो अपने आप को कहीं जोड़ने निकलेगा वो असंतुष्ट रहेगा। अब मैं हूं असंतुष्ट, तभी तो अपने आप को कहीं जोड़ने निकला हूं। और जोड़ किसके साथ लिया है? शरीर के साथ। ठीक, तो मैं शरीर हूं और मैं असंतुष्ट हूं, तो असंतुष्टि मिटाने का जरिया किसको बनाऊंगा? शरीर को। तो बड़ी असंतुष्टि है जिंदगी में, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, और मैं शरीर हूं, तो चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं, तो उससे वजन बढ़ाते हो। दूसरी बात, तुमने पूछा कि क्या ये बुरी बात है कि आगे हैं पीछे हैं। अध्यात्म में अच्छा बुरा नहीं होता। अध्यात्म होता है दुख के निवारण के लिए। तुम जो भी कुछ कर रहे हो अगर उसमें दुख है तो काहे कर रहे हो? अच्छा क्या है? दुख से मुक्ति, अच्छी बात। बुरा क्या है? दुख बुरा है। आध्यात्मिकता नैतिकता नहीं है जहां पर कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दी जाएं, कुछ बुरी बुरी बातें बता दी जाएं और कहा जाए कि अच्छी बातों का पालन करो और बुरी बातों से सावधान रहो। यहां तो पैमाना बस एक होता है, तुम्हारी हालत क्या है। भाग रहे हो और भीतर खून खाए जा रहा है। इस हालत से अगर राजी हो तुम तो ठीक है, और जब ये दिखाई दे कि ये जो कुछ चल रहा है इसे नहीं चलना, ऐसे नहीं जीना, तो फिर कोई बदलाव ले आ लो। इस बात को बिल्कुल ख्याल में रखना। अध्यात्म बड़ी ईमानदारी का नाम है। वो और किसी चीज का ख्याल ही नहीं करता, वो तुमसे बस एक बात पूछता है, शांत हो या नहीं। शांत हो तो शांत बने रहो, और शांत नहीं हो तो तुम जो कुछ कर रहे हो सब बुरा। हो गए तुम कुछ भी, भीतर उपद्रव बना ही हुआ है, तो तुम जो कुछ भी हो सब व्यर्थ।